नमस्कार साथियों आज का वीडियो एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उन पे आधारित जो की पॉइंट होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनको जानेंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, ऐसे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मेरे जो भाई आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, या दिल्ली पुलिस या ऐसे कोई भी एग्जाम के की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जाइएगा नहीं छोड़ करके, प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, तो आपको समझ में आएगी बात कि हाँ, कि प्रश्नों का लेवल कैसा है, आपके एग्जाम के लायक है या नहीं है। ठीक है, फिलहाल चलिए हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं, तो अपने आप बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920, 21, 22 या 23? हमेशा की तरह एक बात फिर से आपसे वही कहूंगा कि कॉपी कलम लेकर के बैठिए मेरे भाई। मेरे साथ साथ आप भी प्रश्नों का अभ्यास करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, क्वेश्चन को सुनिए, आंसर को गेस करिए या आंसर को राइट करिए। ठीक है, जैसे भी हो उचित है, आपको समझ में आता हो वैसा जरूर से प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 1923, जी हाँ 1923, ये आपको ध्यान में रखना है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको ध्यान में रखना है देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता। ठीक है, इन्होंने 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। यह एक राजनीतिक दल था। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त ने एक साथ कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 10, 11, 12 या 13? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, 12 राज्यों पर। ठीक है, आइए थोड़ा हम डिटेल में की पॉइंट पे बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त किसने कहा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त गुप्त वंश के दूसरे शासक थे। इनके शासन काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में जिन राज्यों पर विजय हासिल की, उनमें से कुछ के नाम आपको बता देता हूँ। जैसे कौशल के महेंद्र, महाकांतर के व्याघ्रराज, कुरल के मंत्रराज, पिष्टपुर के महेंद्रगिरी, कोट्टूर के स्वामीदत्त, एंडापल के दमन, कांची के विष्णुगुप्त, अवमुक्त के नीलराजा, बेंगी के हस्ती वर्मन और पलक की उग्र सेना। समुद्रगुप्त ने नेपाल, असम, बंगाल, पंजाब, राजस्थान और विंध्याचल क्षेत्र जैसे कई राज्यों पर भी विजय हासिल की थी। समुद्रगुप्त ने 7 प्रकार के सिक्के चलाए थे, जो कि मिल चुके हैं। इन सिक्कों के माध्यम से समुद्रगुप्त की शूरता, युद्ध कुशलता और संगीतज्ञता का पूर्ण आभास मिलता है। ठीक है, इलाहाबाद में स्तंभ शिलालेख जो है, इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख है, उसके अनुसार समुद्रगुप्त ने बिदनापुर, बालेश्वर और भद्रक के तटीय इलाकों के बजाय कौशल मतलब छत्तीसगढ़ के माध्यम से दक्षिण भारत में प्रवेश किया और 12 राजाओं को हराने में सफलता प्राप्त की। इतिहासकार ए.बी. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा, क्योंकि वह एक महान विजेता थे और उन्होंने प्रमुख राज्यों और शासकों को अपने अधीन कर लिया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति जिसको कहा जाता है, में समुद्रगुप्त की राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों का विवरण है, जिसमें दक्षिण भारत की विजय भी शामिल है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2011, 12, 13 या 14? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्या है मेक इन इंडिया प्रोग्राम? मेक इन इंडिया के द्वारा भारत सरकार देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को किया था। इसका जो प्रतीक है वो कोक से बना हुआ शेर है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल थी? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या
गुजरात। दिमाग घूम गया होगा आपका। हाँ, अक्सर इन पुराने प्रश्नों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू कहाँ के राज्यपाल थी? झारखंड की राज्यपाल थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी आपका है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए थोड़ा की पॉइंट पे बात कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ध्यान रखना है आपको कि द्रौपदी मुर्मू भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 2000 से लेकर 2004 के बीच उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में काम किया। ठीक है, 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये हो गई की पॉइंट की बात है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार किस स्थान पर रहा? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का स्थान तीसरा रहा। कैसे रहा? देखिए, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य था। बिहार की आबादी का करीब 89% हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता था। बिहार की साक्षरता दर 61.8% थी। अक्सर पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो है बिहार। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था? वो है बिहार। ठीक है, तो बिहार की आबादी में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या ज्यादा थी। बिहार की आबादी का करीब 11.3% हिस्सा शहरी इलाकों में रहता था। बिहार में भारत के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा युवा लोग थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी, तो क्या होगा आंसर? बिहार। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, बिहार की सीमाएं किस राज्य से लगती हैं? उत्तर प्रदेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड से बिहार की सीमाएं लगती हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले की समीक्षा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 136, 37, अनुच्छेद 139 या 137 या 140 या 156? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, अनुच्छेद 137 इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 137। आइए हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, घबराइए मत, आपको हम सारे अनुच्छेद बता देते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 137 का आपको बता ही दिया। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरीक्षण करने का अधिकार है। समीक्षा याचिका के जरिए सर्वोच्च न्यायालय अपने पुराने फैसलों में मौजूद त्रुटियों को सुधार सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 124 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी से जुड़े प्रावधान है। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ये वर्णित है। अनुच्छेद 139 में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या गोवा? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कहा? ईटानगर में। ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का नामकरण क्या किया गया? डोनी पोलो हवाई अड्डा। अगला प्रश्न साइंस से है। कैल्शियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? कार्बन, सल्फर, अमोनिया या क्लोरीन? अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? NH4Cl। ठीक है, NH4Cl। NH4Cl को जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्शन कराया गया। कौन सी गैस बनेगी? NH3। ठीक है, कौन सी गैस बनती है? NH3, अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, अमोनिया और जलवाष्प मतलब H2O बनेगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल किसे बनाया गया था? मनोज सिन्हा, आरिफ मोहम्मद खान, आनंदीबेन पटेल या कलराज मिश्र? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज सिन्हा, जो कि वर्तमान में भी हैं, मनोज सिन्हा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 2022 में नागालैंड का राज्यपाल किसे बनाया गया?
रविंद्र नारायण रवि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वर्तमान में कौन है? ला गणेशन अय्यर। अगला प्रश्न है कि नागालैंड की पहली महिला जिन्हें 2017 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, फांगनोक कोन्याक, मीराबाई चानू, सुषमा स्वराज या कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फागनोक कोन्यांक। फागनोक कोन्यांक जो है बीजेपी से राज्यसभा पहुंचने वाली पहली महिला सांसद हैं। ठीक है, कहां से? कहां से? नागालैंड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, मानव द्वारा उत्सर्जित मल किस प्रकार का अपशिष्ट है? जैविक, अजैविक, दोनों या कोई नहीं? मानव द्वारा उत्सर्जित मल किस प्रकार का अपशिष्ट है मेरे भाई? जैविक है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। अगला प्रश्न है कि दूध और क्रीम किस प्रकार के विलयन हैं? कोलाइड हैं, सांद्र हैं, तनु हैं या पायशन? पायशन मतलब इमल्सन। इसका राइट आंसर है पायशन। दूध और क्रीम किस प्रकार के विलयन है? पायशन है। वैसे अगर अकेले दूध की बात करूं तो दूध क्या है? ये कोलाइडल विलयन है। देखिए पायसन क्या होता है, आइए थोड़ा सा बता दूं आपको। पायसन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा अमिश्रणीय तरल पदार्थों का मिश्रण होता है पायसन या इमल्सन। इसमें एक तरल दूसरे तरल में फैला होता है। पायसन कोलाइडल फैलाव का एक प्रकार है। पायसन के कुछ उदाहरण दूध, क्रीम, मक्खन, मार्जरीन, वेनिशिंग क्रीम, अंडे की जर्दी, मेयोनेज, ये सब क्या है? पायसन के कुछ उदाहरण हैं। दूध क्या है? एक कोलाइडी विलयन है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1934, 1930, 31, 32 या 33? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 1931। याद रखना है 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तरफ महात्मा गांधी ने इसमें हिस्सा लिया था। ये सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में चला था। अक्सर पूछा जाता है कि उसमें भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड विलिंगटन, ये भारतीय उसमें कौन थे? वायसराय थे। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? हरित क्रांति के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनना ही बनना है, चाहे वो जनक के बारे में पूछा जाए, चाहे वो HYV सीट के बारे में पूछा जाए, चाहे उपज के बारे में पूछा जाए, चाहे किस राज्य में शुरू हुआ ये पूछा जाए। ठीक है, क्वेश्चन बनना ही बनना मेरे भाई, इसको रट डालिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? 62, 63, 64 या 65? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, 1965 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छठ पूजा का संबंध किस देवता से है? शिव, गणेश, विष्णु या सूर्य? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है सूर्य। बिहार का महापर्व है छठ पूजा। छठ पूजा जो है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि छठ पूजा दीपावली के कितने दिन बाद मनाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। छठ पूजा के दौरान उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब शाई की स्थापना कब हुई थी? 1981, 82, 83 या 84? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी 1984। ध्यान रखना है 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? भूपटरी, मेंटल कोर या लावा? भूपर्पटी, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोला जाता है। जी हाँ, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत क्या बोलते हैं? भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। इसके बाद मेंटल और कोर का नंबर आता है। ठीक है, पृथ्वी की जो सबसे मध्यवर्ती परत होती है उसको मेंटल कहते हैं। बाहरी कोर तरल और आंतरिक कोर क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl है। अमोनियम क्लोराइड का मतलब NH4Cl। ठीक है, NH4Cl को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? ठीक है, इसको गर्म करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड या Cl और अमोनिया गैस बनती है। ऑप्शन में आपके अमोनिया दिया हुआ है इसलिए अमोनिया इसका राइट आंसर होगा। और ठंडा करने पर फिर से अमोनियम क्लोराइड बन जाती है। कौन सी अक्रिया हुई ये? मतलब गर्म करने पे गैस बनना और ठंडा करने फिर वापस आ गया, तो कौन सी क्रिया हुई ये हुई ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन तो हुआ ही और साथ साथ क्या हुआ? ये उत्क्रमणीय अक्रिया हो गई। आज का अंतिम प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में उल्लेख है? अनुच्छेद 155, 56, 57 या 158? ऑप्शन नंबर
सी 157, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में उल्लेख है। आइए, जब बात हो ही रही है तो आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर के 157 तक, 167 तक राज्यपाल से जुड़ी जानकारी दी गई है। 153 में क्या है? हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में क्या है? राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। 155 क्या है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 156 राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रहता है। 157 राज्यपाल बनने के लिए जरूरी है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो। अनुच्छेद 159 क्या है? राज्यपाल शपथ लेता है। 160 क्या है? कुछ आकस्मिकताओं में, इमरजेंसी में राज्यपाल के काम करने का प्रावधान है। 61 में राज्यपाल किसी अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। 163 में क्या है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए, जहां तक हो उसका संभव उतना डिटेल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा मेरे भाई तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक जरूर किया करिए, वीडियो को शेयर भी किया करिए। ठीक है, चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।